हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन स्पार्क चैनल। आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के रिलेटेड जो मैथमेटिक्स है उसमें किस किस चैप्टर को आप देख के जाओगे, किस किस चैप्टर में से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिनका अब एग्ज़ाम है 10th मार्च को मैथमेटिक्स का। तो होप कि आप सभी स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे और जो जो इसमें डिस्कस होगा वही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला यूनिट जो है आपका वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आप जो पहला क्वेश्चन देख के जाओगे वो है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम को निकालने का तरीका और वो जो रिलेशन होती है वहाँ पे आप वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल एक्स इंटू वाई, ये दो नंबर्स है, इनके प्रोडक्ट के बराबर। ये क्वेश्चन देख के जाओगे आप। और इसी एक्सरसाइज जो पहली एक्सरसाइज है उसकी उसमें आप वो जो क्वेश्चन 6 रेज़ पावर n है इसको आप चेक करो कि ये एंड विद द डिजिट जीरो होगा कि नहीं। इस क्वेश्चन को देख के जाओगे आप। इसमें सिंपली क्या करोगे आप, इस 6n की प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर 2 और 5 आ रहा है तो ये हमें कभी एंड होगा डिजिट जीरो से, वरना नहीं होगा। सिंपल है, इसको भी देख के जाओगे आप। और जो आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम मतलब कि जितने भी आपके नंबर सिस्टम्स है, दो ही यूनिवर्स में दो ही नंबर सिस्टम्स है। एक है आपका रियल नंबर सिस्टम और दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन एमसीक्यू की सूरत में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल वहाँ पे लिखा होगा कि आप बताओ रूट टू या टू रूट टू ये क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, ऑड है, इवन है। तो ऐसा होगा। या जनरल एमसीक्यू पूछा जाएगा नंबर सिस्टम के रिलेटेड कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन होगा कि आप बताओ अगर एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर क्या होगा। ऐसा एक जनरल एमसीक्यू आएगा तो वो आप आसानी से कर पाओगे, इसका खास ख्याल रखना। उसके बाद इसकी जो दूसरी एक्सरसाइज उसमें आपको देखने को मिलेगा प्रूव वाला क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल आप प्रूव कीजिए कि रूट 5 इरेशनल है, या इसके ऊपर कोई भी रूट 2 इरेशनल दिखाओ या रूट 3 इरेशनल दिखाओ। तो ये तीन क्वेश्चन ऐसे, एक तो है रूट 5, दूसरा है रूट 2 और तीसरा है रूट 3। अगर इन तीनों में कोई भी आ गया तो आपको सिंपली करना क्या है, इसको पहले रैशनल के को सपोज करना है कि ये रैशनल है। तो अगर रैशनल है तो इसको हम पी बाई क्यू की फार्म में लिखेंगे। वायर कंडीशन क्या रखनी है कि पी और क्यू को प्राइमस होने चाहिए, मतलब जिनका एच सी एफ 1 होगा। मतलब खाली जो पी है इसको 1 डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी 1 खाली डिवाइड कर रहा है। और फिर आगे प्रोसीजर करना है कि हमें दिखाना है कि पी जो है इसको 1 के बगैर और कोई फैक्टर डिवाइड कर रहा है, इसका दूसरा फैक्टर है। क्यू को भी 1 के बगैर और कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, मतलब क्यू का दूसरा फैक्टर है। तो हमने ये कंडीशन रखी थी कि ये को प्राइम है, मतलब इनको खाली 1 डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने ये प्रूव किया कि पी को ना खाली 1 डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको कोई और भी कर रहा है, और क्यू को भी। इसका मतलब कि ये को प्राइम नहीं रहे तो ये रैशनल नहीं होगा, ये इरेशनल होगा। बहुत ही आसान है। और जो प्रोसीजर आप रूट 5 के लिए करोगे वही रूट 2 में भी अप्लाई करना है और रूट 3 में भी सेम टू सेम। खाली चेंजेस वहाँ पे होगी, जहाँ 5 लिखा होगा वहाँ आपको 2 लिखना है, और अगर रूट 3 वाला आ गया जहां जहां 5 लिखा होगा वहां 3 लिखना है, बस सिंपल। इस पहले यूनिट में खाली इतना ही देख के जाओगे आप। उसके बाद जो आपका दूसरा यूनिट है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स में आप क्या देख के जाओगे, पहला ही उसमें एमसीक्यू की सूरत में आएगा कि आप बताओ कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x+8, ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसके जो जीरोज होंगे उनका सम क्या आएगा, मतलब पहले आपको इसके दो जीरोज निकालने होंगे, यहाँ पे x के दो जीरोज निकालने होंगे, x के दो वैल्यूज, फिर उनका सम। वहाँ क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू की द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x+8 इज, मतलब आपको पहले इनके जीरोज निकालने उसके बाद उनका सम करना है और फिर ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा आंसर आएगा। या अगर सीधे लिखा होगा कि आप बताओ इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x+8 आर टू का, पहले ऑप्शन में 2, 5 -1, -3, तो निकालोगे आप। और स्प्लिट इन द मिडल टर्म से इजीली निकालोगे आप, तो उस ऑप्शन पे टिक मारोगे तो हो जाएगा। सिंपल एमसीक्यू आएगा, या क्वेश्चन आएगा कि इसको इसके जीरोज निकालो आप स्प्लिट इन द मिडल टर्म से। इसके ऊपर एक और एमसीक्यू भी आ सकता है कि आप बताओ अगर सम ऑफ जीरो है, फॉर एग्जांपल सम ऑफ जीरोज है 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -4, तो आप बताओ क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी।
तो आपको सिंपली एक फार्मूला याद रखनी है शॉर्टकट में। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 2, मतलब जिसमें सम जीरोज का जब हम सम करते हैं वो 2 आता है, और जब हम उन्हीं जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं तो -4 आता है। अब बताओ वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। तो आपको सिंपली एक फार्मूला याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सम ब्रैकेट एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये सिंपल फार्मूला, इस पे एमसीक्यू आ सकता है, तो आप ये फार्मूला याद रखो। आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर को अपनी ही जगह पे रखना है, बस एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस एस का मतलब सम, तो सम कितना दिया है 2, यहाँ पे 2 लिखोगे आप, और साथ में ये एक्स आएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -4 है, तो -4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका एक्स स्क्वायर -2 एक्स प्लस -4, तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी कि अगर आप इसके जीरोज निकालोगे फिर उनका सम करोगे तो उनका सम आएगा 2, और जब प्रोडक्ट करोगे वो -4 आएगा। सिंपल, बड़ा प्रोसीजर नहीं करना है। अगर एमसीक्यू आएगा तो सिंपली ये फार्मूला आप याद रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सिंपल। बस इस यूनिट में आप इतना ही देख के जाओगे पॉलिनोमियल्स में। उसके बाद आता है आपका लीनियर इक्वेशन, पीआर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पीआर ऑफ linear equations in two variables। इसमें आप पहले क्या देख के जाओगे कि वहाँ एमसीक्यू आएगा कि आप बताओ अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, फॉर एग्जांपल x + 2y - 4 = 0, और दिया होगा 2x - 4y - 7 = 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस दी है। आप बताओ कि इनका ग्राफ कैसा होगा। एमसीक्यू कन्फर्म है, या तो ग्राफ पे एमसीक्यू पूछा जाएगा या सॉल्यूशंस पे, या ऐसे क्वेश्चन होगा इस इन दो इक्वेशंस का आप ग्राफ बताओ। इनका ग्राफ पैरेलल लाइंस होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, या कोइंसिडेंट होगा, या ऐसा एमसीक्यू आएगा। अगर ग्राफ पे नहीं आएगा तो सॉल्यूशन पे कंफर्म आएगा। आप बताओ ऐसी ही दो लीनियर इक्वेशंस दी होंगी कोई से भी, आप बताओ इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे। ऑप्शंस में लिखा होगा नो सॉल्यूशन, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और लिखा होगा यूनिक सॉल्यूशन, बस। या और एक ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। तो आपको एक ऑप्शंस को कंपेयर करना है। यहाँ पे मैं रिपीट करूंगा, आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा मैं। आप क्या करोगे कि इनके कोएफिशिएंट्स a1 a2 अगर बराबर होगा b1 अपान b2, और ये बराबर होगा c1 अपान c2, तो ये a1 और a2 होता क्या है, ये आपके ये x का जो ये कोएफिशिएंट होता है ये a1 होता है, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट होता है ये a2 होता है। इसी तरह ये b1 ये b2 ये c1 और ये c2, इनको आपको कंपेयर करना है, बस। इनको आपको कंपेयर करके आसानी से बताओगे आपकी ग्राफ कैसा बनेगा और सॉल्यूशंस कैसे आएंगे। पहला जो इसमें आप याद रखोगे, अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, ये भी बराबर नहीं होगा c1/c2 के, उस समय जो ग्राफ होता है वो होता है इंटरसेक्टिंग ग्राफ, बस। इसमें ये याद रखो। और अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा तो तब सॉल्यूशंस कितने आएंगे, खाली आएगा 1 सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। बस आपको करना क्या है, खाली ये कंडीशन याद रखनी है। अगर a1/a2 नहीं होगा बराबर b1/b2 के, और ये भी नहीं होगा बराबर c1/c2 के, तब ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा और उसका खाली एक ही सॉल्यूशन होगा। उसके बाद दूसरा, अगर a1/a2 ये होगा बराबर b1/b2 के, और ये नहीं होगा बराबर c1/c2 के, उस समय जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइन्स। ग्राफ पैरेलल बनेगा और उसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशन, बस ये याद रखना है। और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, अगर a1/a2 ये बराबर होगा b1/b2 के, और ये भी बराबर होगा c1/c2 के, उस समय जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कोइंसिडेंट लाइन्स। और उस समय जो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, मिनी सॉल्यूशंस या आप इसको बोल सकते हो इनफिनाइटली मिनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बस। इस पे डेफिनेटली एमसी को आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। उसके बाद जो एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, वहाँ आपको क्वेश्चन आ सकता है, या तो एलिमिनेशन मेथड पे क्वेश्चन आ सकता है या सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सिंपल, आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, वो दूसरे में देते हैं, तो बस खत्म हो गया। और एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, और उसी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर पाओगे जिसका कोएफिशिएंट सेम होगा। अगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2, इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये
खत्म ही नहीं होगा, खत्म होने का मतलब वैन जीरो बनना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1, और अगर आप इनको देखोगे कोएफिशिएंट सेम है, इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे ये खत्म होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट खत्म हो गया, खाली बचा 1 का, तो वहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई उसका, वहाँ से x का वैल्यू आसानी से निकालोगे आप, फिर वो वापस करोगे पुट या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में, वहाँ से y का वैल्यू निकालोगे। बहुत ही आसान है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे या एलिमिनेशन मेथड पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, या तो 3 मार्क का आएगा या 4 मार्क का। उसके बाद इस लीनियर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, इसमें आप देखोगे वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम कभी पूछी जाती है, इसके उतने चांसेस नहीं है, एक प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो वो उसमें क्या करोगे आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिंपल, बहुत आसान है। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम दी होगी उसको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। इसमें अगर वहाँ पे लिखा होगा एज के रिलेटेड होगा या डिजिट्स के रिलेटेड होगा या मार्क्स के रिलेटेड होगा, कुछ भी लिखा होगा, तो इसमें दो वेरिएबल्स से आप उनको डिनोट करोगे, एक को एक्स से दूसरे को वाई से, और फिर दो इक्वेशंस बनाओगे आप और फिर उनको सॉल्व करोगे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से। बहुत ही आसान है, इसमें इक्वेशन बनानी बहुत आसान है एज कम्पेयर टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स है, आसानी से इक्वेशन बनाओगे आप, उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। एक को लोगे आप एक्स सिंपल, दूसरे को लोगे आप वाई, ठीक है। और इसमें दो क्वेश्चंस में बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। एक तो वो डिजिट्स वाला क्वेश्चन, उस पर आप नज़र मारोगे, सम ऑफ डिजिट्स, वो जो क्वेश्चन है उस पर नज़र मारोगे आप, और वो एज के रिलेटेड, वो नूरी का क्वेश्चन एज के रिलेटेड, इस पे भी आप नज़र मारोगे, और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, इन तीनों पे आप नज़र मारोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे आप, इसमें से आ सकता है। और उसके बाद चलेंगे हम, जो आपका चौथा यूनिट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो जो पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था जीरोज निकालना, यहाँ पे रूट्स का मसला है, यहाँ पे रूट्स निकालने हैं, वही स्प्लिट इन द मिडल टर्म यहाँ भी है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके आप रूट्स निकालो, बस सिंपल। किससे निकालोगे आप, स्प्लिट इन द मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन से, तो बात खत्म। अब यहाँ पे जीरोज नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके रूट्स, एक्स का वैल्यू कुछ निकलेगा और दूसरा भी कुछ निकलेगा, ये जीरोज नहीं कहलाएंगे, ये यहाँ पे कहलाएंगे रूट्स, ठीक है। अब इसके बाद इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि आप बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे दिया होगा उसका एक रूट है फॉर एग्जांपल -1 और उसका दूसरा रूट है फॉर एग्जांपल -4। एमसीक्यू आ सकता है, आसानी से निकालोगे आप। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इसमें है वो है वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, जिसपे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, उसको आप देख के जाओगे, जिसमें वो बेस दी होती है शायद 5 सेंटीमीटर, उसको आप देख के जाओगे, वो इंपॉर्टेंट है। और उस इसमें इंपॉर्टेंट और क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या इमेजिनरी। इसमें आपको तीन ही कंडीशन याद रखनी है, क्या, कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, ये एक केस हो गया। दूसरा केस अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है, और ये दूसरा केस। और तीसरा अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है। आप सिंपल याद क्या रखोगे, ग्रेटर देन 0 में और इज इक्वल टू 0 में, अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होगा 0 से और डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा 0 के बराबर, उन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में हमेशा रूट्स रियल होते हैं, दो दो रूट्स होते हैं, हमेशा रियल होते हैं। लेकिन इस केस में आप क्या याद रखोगे, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a का वैल्यू 1 है। b का वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो b का वैल्यू है -4, और c कांस्टेंट टर्म है 3। उसके बाद निकालोगे आप इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी फार्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे निकालो डिस्क्रिमिनेंट पहले, तो d इज इक्वल टू बी, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास -4, तो -4 का स्क्वायर -4ac।
अब यहाँ पे निकालो डिस्क्रिमिनेंट पहले, तो d इज इक्वल टू बी, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस फिर 4 इंटू ए के बदले क्या है हमारा 1 इंटू सी के बदले है हमारा 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। -4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा, ये माइनस अपनी जगह पे 4 1 जार 4 4 3 जार 12, तो 16 में जब 12 माइनस करेंगे वहां रहेंगे 4। इसका मतलब है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 4, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, जो दो रूट्स होंगे यहाँ पे वो रियल होंगे। और अगर क्वेश्चन बोलेगा फिर वो रूट्स किसके बराबर होते हैं उनको निकालते कैसे हम, सिंपल आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करोगे। एक रूट होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपान 2a, ये फार्मूला आप याद रखोगे, श्री दाराचार्य फार्मूला है ये। अब यहाँ पे ये हो गया इसका एक रूट, यहाँ पे प्लस, और इसका दूसरा रूट भी ऐसी होगा माइनस भी, लेकिन यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस लेना है। अब उसके बाद यही फार्मूला अंडर रूट ऑफ d अपान 2a, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, ये बन जाएगा इसका एक रूट और ये बन जाएगा इसका दूसरा रूट। अब इसका जो नेक्स्ट केस है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है, डिस्क्रिमिनेंट, इस पे एग्जांपल समझाऊंगा मैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूंगा मैं, एक्स स्क्वायर -4x -4 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे सीधे। अब ए बी वैल्यू का नहीं लिखूंगा मैं, सीधे पुट करूंगा। डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका बी स्क्वायर -4ac, तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे, b का वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 अपनी जगह पे इंटू ए के बदले 1 है और c के बदले 4। इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 16 आएगा, -4 1 जार 4 4 जार 16, 16 - 16 विच इज इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपका 0 के बराबर। अब ये कहता क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके भी दो रूट्स होंगे, मगर वो होंगे रियल भी, और रियल के साथ साथ वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। और उसको उनको कैसे निकालोगे आप, वही श्री दाराचार्य फार्मूला से, -b अपान 2a, बस एक रूट, इसमें तो वो बराबर होंगे, ये होगा एक रूट और दूसरा भी यही होगा। अब बताओगे ये कैसे आएगा -b/2a, देखो d का वैल्यू आ गया 0, अगर आप इस फार्मूला में पुट करोगे d के बदले 0, तो -b - √0 0 होता है, -b - 0 तो -b, तो -b अपान 2a, एक रूट होगा -b अपान 2a और दूसरा भी होगा -b/2a, तो ये इंपॉर्टेंट रखोगे आप याद। और तीसरा, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, इस केस में रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, नो रियल रूट, नो रियल रूट। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टोराइज ही नहीं होती है अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, मतलब नेगेटिव में आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों केसेस आपको समझ आए। इस पे डेफिनेटली MCQ आता है, इस पे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फॉर एग्जांपल अगर लिखा होगा वहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बताओ कि यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the quadratic equation x square minus kx plus 4 is equal to 0 has two equal real roots। अब वहां दिया हो है कि इसके दो इक्वल रियल रूट्स है और वो इक्वल है, तो इक्वल होने का मतलब है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो गया। और डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आएगा, d होता है आपका b स्क्वायर -4ac बराबर 0, d के बदले बी स्क्वायर -4ac, इसको इक्वल करोगे अब 0 के। अब b का वैल्यू क्या है यहाँ पे -k, तो -k का स्क्वायर -4 अपनी जगह पे a के बदले 1 और c के बदले क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 0। बस यहाँ से k का वैल्यू निकालोगे, अब -k का स्क्वायर आएगा k स्क्वायर ही, -4 4 जार 16, तो -16 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे, अब के स्क्वायर -16 वहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस होगा, तो 16 आएगा, स्क्वायर वहाँ लेंगे तो अंडर रूट में आएगा, दो वैल्यूज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16। इसका मतलब है कि के दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक है आपका +4 और दूसरा है आपका -4। बस ऑप्शन पे टिक मारोगे आप। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है,
अब बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही देखोगे आप। एक तो रूट्स निकालने का तरीका, अगर पॉलिनोमियल में क्वेश्चन आ गया कि इसके जीरोज निकालो आप, तो यहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसके रूट्स निकालो आप। अगर वहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा तो यहाँ क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि इसके रूट्स निकालो आप। दो में, क्योंकि तरीका एक ही, दोनों पे सेम अप्लाई मेथड हो रहा है, वहाँ भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और यहाँ भी। लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो जो वर्ड प्रॉब्लम वो मैंने बताया ट्रायंगल पे, वो बेस ऑफ ए ट्रायंगल, उसको देखोगे आप, और नेचर ऑफ रूट्स इसको अच्छी तरह देखे जाओगे आप। क्वेश्चन इस पर डेफिनेटली आएगा एमसीक्यू की सूरत में। उसके बाद मूव करते हैं हम जो आपका यूनिट 5 है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें पहले मैं कुछ फार्मूलाज बताऊंगा, वो आप याद रखोगे। पहली फार्मूला इसमें आप याद रखोगे nth टर्म, एपी की nth टर्म वो किसके बराबर होती है, a1 प्लस, सॉरी यहाँ पे नहीं पहुंचेगी तो मैं नीचे लिखूंगा यहाँ पे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप याद रखोगे, एपी की nth टर्म। ठीक है, अब अगर मैं बताऊंगा आपको, आप उस एपी की 5th टर्म निकालो, कोई एपी है उसकी 5th टर्म निकालो, तो 5th टर्म का मतलब है कि आपको एन का वैल्यू पुट करना है 5। यहाँ पे बनेगा ए एन के बदले आएगा 5, ये A5 रिप्रेजेंट करेगा ये एपी की 5th टर्म है, और फिर वैल्यू पुट करोगे A1 अपनी जगह पे प्लस एन के बदले 5, 5 माइनस 1 तो 4D, बस खत्म। तो 5वीं टर्म जो होगी वो इसके बराबर होगी। फिर A1 का वैल्यू वहां से दिया होगा पहली टर्म, और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊंगा, आप निकालो 50th टर्म, मतलब 50वीं टर्म, तो उसके लिए आप n का वैल्यू पुट करोगे 50, तो A50 किसके बराबर आएगा फिर, A1 प्लस 49D, सिंपल 49D। फिर वैल्यू पुट करोगे और आसानी से निकालोगे। दूसरी फार्मूला जो है इसमें वो है सम की, सम ऑफ n टर्म्स। ये किसके बराबर होती है फार्मूला, n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखोगे आप। और इसके साथ साथ एक और फार्मूला आती है सम की, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस l, या l के बदले उसके साथ साथ लास्ट टर्म दी होगी। लास्ट टर्म भी अगर दी होगी और क्वेश्चन पूछेगा कि आप इसका सम निकालो, आप सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करोगे। अगर लास्ट टर्म दी होगी तो आप सिंपली ये वाली फार्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, एमसीक्यू आएगा द 10th टर्म ऑफ एपी। एपी दी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एपी लिखूंगा मैं 2 4 6 डैश डैश। इसकी आप बताओ 10th टर्म, फिर ऑप्शन में दिया होगा ए, कुछ दिया होगा बी, फिर इसी तरह सी, फिर इसी तरह डी, ऑप्शंस दिए होंगे। अब इसको कैसे करोगे आप, पहले क्या करोगे आप, हमें निकालनी है 10th टर्म, मतलब A10 निकालना है हमें, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, A10 हो गया 10th टर्म। अब ये किसके बराबर होगी, nth टर्म में से फार्मूला डिराइव करो। A1 तो अपनी जगह पे रहेगा, सिंपल आप याद रखोगे, 10 में से एक कम करोगे तो 9 आएगा, और 9 के साथ डी, बस। अब वैल्यू पुट करो, A1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है आपकी 2, तो 2 प्लस 9 इंटू डी। डी का वैल्यू कैसे निकालोगे, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करोगे, 4 माइनस 2 तो 2 इंटू 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, 2 प्लस 9 2 जार 18, 18 प्लस 2 हो गया 20। तो इसका मतलब है कि जो 10th टर्म होगी इस एपी की वो होगी 20। कहाँ पे देखोगे आप, ए में दिया होगा, बी में, सी में, डी में, तो उस पर टिक मारोगे आप। ऐसे एमसीक्यू आएगा। और अगर क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताओ, वहाँ पे एपी दी होगी, फॉर एग्जाम्पल 1 3 7 9, कुछ भी दिया होगा, सॉरी 1 3 5 7 एपी दी होगी। आप बताओ कि इस एपी की कौन सी टर्म 351 होगी। क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह, ये एपी दी होगी, आपको बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 350 के 1 के बराबर होगी। मतलब अगर ये 1 जो है ये पहली टर्म है, मैं बताऊंगा कि पहली टर्म 1 के बराबर है, दूसरी टर्म 3 के बराबर है, तीसरी टर्म 5 के बराबर, चौथी टर्म 7 के बराबर, इसी तरह पांचवी। अब आपको बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म इस 351 के बराबर होगी। ठीक है, सिंपल इसमें कंसेप्ट क्या यूज करोगे आप, ये जो निकालना है ना,
ये तो दिया है कि आपको बताना है कि कौन सी टर्म 8वीं टर्म होगी, 10वीं, 50वीं, 100th टर्म होगी, इसके बराबर आप इसको मानोगे nth टर्म। मतलब कि ये जो है ये nth टर्म के बराबर होगी, मतलब इस एपी की जो nth टर्म होगी वो इस 351 के बराबर होगी। फिर nth टर्म की फार्मूला पे अप्लाई करोगे, मतलब nth टर्म an से डिनोट करते हैं हम, तो इसको पुट करोगे 351 के बराबर। अब an के बदले फार्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसके बराबर निकालोगे आप, 351 के बराबर लिखोगे आप। फिर a1 के बदले पुट वैल्यू, और यहाँ से n का वैल्यू हमें निकालना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये 7वीं जो 4th टर्म है इस एपी की वो 7 है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि A4 जो है वो 7 के बराबर। ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे 4 लिखा है और ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब कि चौथी टर्म जो है इस एपी की वो 7 है। इसीलिए यहाँ पे अगर लिखा है कि an 351 के बराबर है, अगर n का वैल्यू मुझे पता चलेगा कि तो मैं आसानी से बताऊंगा कि इस एपी की कौन सी टर्म इस 351 के बराबर है। तो मतलब यह है कि मुझे n का वैल्यू निकालना है। तो फिर क्या करोगे आप इसको सॉल्व करोगे, a1 के बदले 1 आएगा, तो a1 के बदले 1, n अपनी जगह पे माइनस 1 इंटू डी के बदले आएगा 2 इज इक्वल टू 351। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, 1 प्लस 2 इंटू एन हो गया 2n माइनस 2 1 जार 2 इज इक्वल टू 351। फिर क्या करोगे आप, 1 माइनस 2 में तो ये आएगा -1 प्लस 2n इज इक्वल टू 351। -1 यहाँ शिफ्ट होगा तो ऐड होगा, 351 में ऐड करेंगे 1 तो 352, लेफ्ट साइड में 2n बचेगा 352, तो n का वैल्यू 352/2। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 2 1 जार 2 2 7 जार 14 2, तो 176। मतलब कि इस एपी की जो 176th टर्म होगी, 176th टर्म वो होगी 351 के बराबर। अब इसी पे एक और क्वेश्चन है कि आप बताओ क्या, ऐसे क्वेश्चन होगा कि आप बताओ क्या ये 198 लिखूंगा मैं, क्या 198 इस एपी की टर्म है या नहीं, मतलब इस एपी की टर्म है, मतलब जब आप चलते जाओगे इसके बाद 5th टर्म लिखोगे, 7th, कहीं पे क्या 198 टर्म आएगी, तो इसको चेक करने के लिए भी आप यही प्रोसीजर करोगे। ये मानोगे आप हाँ ये इसकी टर्म है, और कौन सी टर्म है, nth टर्म, उसके बाद वहां से n का वैल्यू निकालोगे, यही प्रोसीजर करोगे आप अप्लाई, और n का वैल्यू निकालोगे। अगर n का वैल्यू निकालो, अगर n का वैल्यू पॉइंट्स में आ गया, मतलब कि डेसिमल फॉर्म में आ गया, तब ये टर्म इस एपी की टर्म नहीं बनेगी। अगर n का वैल्यू परफेक्ट होल नंबर या नेचुरल नंबर आ गया, मतलब 100 102 105 78 58 59, तो तब ये उस एपी की टर्म बनेगी। इस पे पहली एक्सरसाइज जो इसमें, या दूसरी एक्सरसाइज, पहली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दूसरी एक्सरसाइज में खाली इतना देख के जाओगे आप कि an का वैल्यू, an की फार्मूला और कौन सी टर्म किसके बराबर होती है, कैसे निकालते हैं हम, इसको देख के जाओगे। अब एपी में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एक्सरसाइज 5.2 है, इसमें देख के जाओगे आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15। बस इन 3 क्वेश्चन पे फोकस करोगे आप। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपल क्वेश्चन है, बाकी वो सिंपली फार्मूला से निकलेंगे। इसी तरह जो एक्सरसाइज 5.3 है, सॉरी एक मिनट, 5.3, इसमें किस किस क्वेश्चन को देख के जाओगे आप, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 24। इन 4 क्वेश्चन को देख के जाओगे आप एक्सरसाइज 5.3 में। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है आपका वो है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, अब ट्रायंगल्स में पहले ही किस पे फोकस करोगे आप, बीपीटी थ्योरम पे, या जिसको थेलस थ्योरम भी कहते हैं हम, थेलस थ्योरम। अब ये जो क्वेश्चन है ये दो वेज में आ सकता है, या तो वहां लिखा होगा स्टेट बीपीटी थ्योरम और स्टेट थेलस थ्योरम, मतलब आपको खाली स्टेटमेंट लिखना है, या आएगा स्टेट एंड प्रूव, एक तो स्टेटमेंट लिखना है और दूसरा प्रूव। इसका मतलब है आपको ये पूरी थ्योरम, एक तो इसका स्टेटमेंट भी याद करना है और इसका प्रूव भी करना है, पहले 2-3 बार 4 बार इसको करोगे अब ये आराम से आपके माइंड में रहेगा। तो ये जो देख के जाओगे आप, और इसी का कन्वर्स वो भी देख के जाओगे आप, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ये दोनों देख के जाओगे आप। और इसमें खाली इतना 2 थ्योरम्स, और कौन कौन से क्वेश्चन देख के जाओगे आप, एक्सरसाइज 6.3 में, 6.1 6.2 में कुछ भी नहीं है, वो खाली इन्हीं 2 थ्योरम्स पे ये आराम से आपके माइंड में रहेगा। तो ये जो देख के जाओगे आप, और इसी का कन्वर्स,
वो भी देख के जाओगे आप। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ये दोनों देख के जाओगे आप। और इसमें खाली इतना दो थ्योरम्स, और कौन कौन से क्वेश्चन देख के जाओगे आप। एक्सरसाइज 6.3 में, 6.1 6.2 में कुछ भी नहीं है, वो खाली इन्हीं दो थ्योरम्स पे है। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे आसानी से। जिसको बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स थ्योरम आएगी वो 6.1 और 6.2 में कोई भी क्वेश्चन करेगा। लेकिन जो 6.3 है उसमें देख के जाओगे आप क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16, ये दो क्वेश्चन आप देख के जाओगे। उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट यूनिट आपका, 7वां यूनिट जो है आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में एमसीक्यू आएगा, डेफिनेटली आएगा एमसीक्यू। द ऐसे आएगा एमसीक्यू, द डिस्टेंस बिटवीन 3, 2 एंड -1, 4 इज, फिर ऑप्शंस दिए होंगे। सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला है क्या, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट लोगे आप, तो वो डिस्टेंस फार्मूला है। डेफिनेटली आएगा इस ऐसे एमसीक्यू। उसके बाद जो इसमें दूसरी फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, उसको भी देख के जाओगे आप, उसमें भी डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। सेक्शन फार्मूला कहती है अगर ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे पॉइंट ए है और पॉइंट बी, इन दो पॉइंट्स को मिला के बनी है ये लाइन। अगर ये लाइन सेगमेंट है और बीच में पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशो m1:m2, आपको इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ये देख के जाओगे आप। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सरसाइज 7.1 जो पहली एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की, उसमें देख के जाओगे आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10, ये तीन क्वेश्चंस देख के जाओगे आप पहली एक्सरसाइज में। जो दूसरी एक्सरसाइज है 7.2 उसमें देख के जाओगे आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये देख के जाओगे आप। इसमें इतना ही देख के जाओगे आप। उसके बाद जो आता है आपका इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक तो मार्क्स ज़्यादा है और ये टफ भी है। अब इसमें क्या देख के जाओगे आप, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में तो एक तो आप जो पहली एक्सरसाइज है 8.1 उसमें देख के जाओगे आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ये दो देख के जाओगे आप पहली एक्सरसाइज में बस। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है 8.2 उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कोई भी पार्ट आ सकता है, एनी पार्ट। तो उसमें खाली आपको उनके एंगल्स को याद रखना है, मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तभी आएगा। उसमें कोई भी पार्ट आ सकता है, उसको अच्छी तरह देख के जाओगे आप। उसमें 4-5 पार्ट्स हैं, उन 5 पार्टों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, कोई भी पार्ट आएगा तो आसानी से कर पाओगे। उसके बाद आता है इसमें, और इसी में जो 8.2 है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी देख के जाओगे आप। और लास्ट जो एक्सरसाइज है इसकी 8.4, इसमें क्या देख के जाओगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका दूसरा पार्ट, इसकी प्रैक्टिस करोगे आप, इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव वाली आइडेंटिटीज, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कोई भी पार्ट आ सकता है, आपको प्रूव करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, ये प्रूव डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन आप देखोगे ये। और इसके साथ साथ जो एनसीईआरटी पे एग्जाम्पल 12 है आपकी बुक, मैथ जो बुक है आपकी उस पर एग्जाम्पल 12 है, उसको भी देख के जाओगे आप, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख के जाओगे आप। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट यूनिट जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री समझ आई होगी अच्छी तरह से वही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आसानी से करेगा। वहाँ एमसीक्यू आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी, फॉर एग्जांपल कि एक टावर है, उसकी लेंथ हाइट है मान के चलो आप 20 मीटर। एक टावर है, इसकी हाइट है 20 मीटर, ये ग्राउंड के साथ ऐसे है हॉरिजॉन्टल में, और ये एंगल बना रहा है ये टावर ये सी पॉइंट से मान के चलो आप एक्स की दूरी पे है, और ये इस पॉइंट के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। आप बताओ कि जो ये टावर है ये कितना दूर होगा इस पॉइंट सी से, आपको मतलब कि ये डिस्टेंस निकालनी है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे कि जो साइड दिया होगा
और जो साइड निकालना है इनके बीच कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन रहा है और साथ में लोगे एंगल तो आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको करके देता हूं मैं यहाँ पे। अगर मैं देखूंगा, मैं लिखूंगा ए बी, दिया कौन सा साइड है ए बी, और निकालना कौन सा साइड है बी सी, इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे एंगल ऑफ रेफरेंस है इस समय ये एंगल मतलब 30 डिग्री, इसका जो अपोजिट साइड होता है ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूज है तो बचा बेस, ये बेस होगी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ऐसे लिखूंगा। अब ए बी के बदले देखेंगे, पहले ए बी के बदले 20 लिखूंगा मैं, बी सी के बदले x। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, और tan कौन सा डिग्री, 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, tan 30, बस हो गया। ऐसे MCQ आएगा, तो 20 अपॉन x इज इक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1/√3, इसको सॉल्व करोगे आप तो x का वैल्यू आएगा 20√3, इतने मीटर होगा ये टावर इस पॉइंट से दूर, ऐसे MCQ आएगा। और उसके बाद साथ में जो एक्सरसाइज है 9.1, एक ही एक्सरसाइज है इसमें, इसमें क्या किस किस क्वेश्चन को देख के जाओगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 15, इनको देख के जाओगे आप। होप्स हो कि इन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, खाली ये 5 क्वेश्चंस है, इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे आप। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का खास ख्याल रखोगे आप, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मूव करते हैं हम, जो आपका नेक्स्ट यूनिट है सर्कल्स। सर्कल्स में पहले ही देखोगे आप थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट्स हम ड्रा करेंगे, ये पी पॉइंट, ये ए, ये बी, तो ये टेंजेंट्स आपस में बराबर होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, तो इसको आप कॉन्ग्रेंसी से प्रूव करते हो, इनको ज्वाइन करोगे अब, ये 90, ये 90, ये भी ज्वाइन, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट, तो इसका मतलब पी ए बराबर होगा पी बी। बहुत ही आसान है, पहले ये थ्योरम देख के जाओगे आप। और इसी के साथ साथ इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो 10.2 है, 10.2 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, जो MCQ की सूरत में वहां पे है आपकी मैथ बुक पे, इनको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में आपको पहला काम क्या करना है, वो दो फार्मूलाज लिखनी है, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट, वो दो फार्मूलाज आपको याद रखनी है। इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या है, जो आपकी एक्सरसाइज है, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 13, ये 4 क्वेश्चंस देख के जाओगे आप। और वो दो फार्मूला जो है उनको, अगर कहीं पे भी टॉपिक में, फार्मूला में, क्वेश्चन में आपको गड़बड़ लग रहा है, लेंथी हो रहा है, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पे, उस क्वेश्चन पे या उस टॉपिक पे या उस फार्मूला पे एक वीडियो बना के लाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा मैं। या कोई क्वेश्चन लेंथी, इतना लेंथी है कि वो समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे याद रखोगे आप उसको, आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे, तो डेफिनेटली उस पर एक वीडियो लाऊंगा मैं शाम तक, और ऐसा वीडियो लाऊंगा और उसको ऐसे शॉर्टकट तरीके में मैं समझाऊंगा जो आपको 1 मिनट के अंदर याद रहेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट टू द मूविंग नेक्स्ट, तो उसके बाद आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें पहला काम क्या करोगे आप, सभी फार्मूलाज रिवाइज करोगे। इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में MCQ जो है, MCQ 1-2 तो डेफिनेटली आते हैं, और साथ में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। अब MCQ कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखूंगा कि दो स्फीयर्स है, 1 और 2, ये दो स्फीयर्स है। फॉर एग्जाम्पल ये इस स्फीयर की रेडियस है R1 और ये इस स्फीयर की रेडियस है R2। मैं समझा रहा हूं स्फीयर पे, वहां कोन पे भी आ सकता है, राइट, सिलेंडर पे भी आ सकता है, हेमिस्फीयर पे भी आ सकता है, क्यूबॉइड पे भी आ सकता है, तो मैं स्फीयर पे समझा रहा हूं कि MCQ कैसे बनाते हैं वो। अगर हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का, वो होता है 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, ये हमें पता है, ये वॉल्यूम ये होता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, मान लो इस स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो है, मान के चलो फॉर सपोज 21 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका जो वॉल्यूम है वो है 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन MCQ कैसे बनाएंगे वो, इफ ऐसे बनाएंगे, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, if the volume of two spheres is in the ratio
if the volume of two spheres is in the ratio 7/9 then the ratio of their radii is, तो आपको बताना है कि उनकी रेडिया जो होगी वो किस रेशो में होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। ऐसे एमसीक्यू आएगा कि इफ द रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स इज इन द रेशो, किस रेशो में है 7/9 देन द रेशो ऑफ देयर रेडियाई इज, आप बताओ कि उनकी जो रेडिया होगी वो किस रेशो में होगी। तो बहुत ही आसान है, वॉल्यूम का रेशो दिया है तो आपको रेडियाई का रेशो निकालना है। आप सिंपली करोगे वॉल्यूम की फार्मूला अप्लाई। जो वॉल्यूम होगा पहले स्फीयर का वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई दूसरे का क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, इसका रेशो क्या दिया है 7/9। ये 4/3 पाई 4/3 खत्म, R1 इसको अब R1 रिप्रेजेंट करेंगे और इसको R2 से, तो R1 क्यूब अपान R2 क्यूब, ये किसके इक्वल निकल के आ गया 7/9। उसके बाद इसका दोनों का एक ही क्यूब रखेंगे, क्यूब रूट उधर जाएगा तो 7 का क्यूब रूट और 9 का क्यूब रूट वो होगा इसका आंसर। तो ऐसे एमसीक्यू आएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखोगे आप, जो 12.1 है 12.1, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये दो क्वेश्चंस देख के जाओगे आप। और इसी तरह जो लास्ट एक्सरसाइज है 12.2 इसकी, उसमें आप देख के जाओगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पांचवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दोगे आप। और ये तीसरा भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर ऑफ लीड शॉट्स निकालने हैं, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख के जाओगे आप अच्छी तरह से। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट यूनिट स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको पहले ही वहाँ जनरल एमसीक्यू आएगा, द मीन ऑफ 7 होल नंबर्स, 7 नेचुरल नंबर्स, 7 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो जनरल एमसीक्यू पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें जो मीन की 3 फार्मूलाज है वो इंपॉर्टेंट है, उन तीनों फार्मूलाज को आप याद करोगे, रफ पे 3 4 5 बार लिखोगे, मिटाओगे, फिर लिखोगे, उससे वो याद रहेंगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो एक्सरसाइज 13.1 है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, खाली ये क्वेश्चन नंबर 3। और अगर क्वेश्चन आएगा इस डेटा का मीन निकालो अगर वहाँ लिखा होगा मीन निकालो एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो वही मेथड यूज़ करना। डायरेक्ट मेथड लिखा हो तो डायरेक्ट मेथड से ही करना। ठीक है, अगर किसी को किसी भी मेथड में प्रॉब्लम आती है वो कमेंट करेगा तो उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। उसके बाद इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है 13.2, उसमें देख के जाओगे आप क्वेश्चन नंबर 2, बस खाली ये क्वेश्चन। ठीक है अब जो इसका लास्ट यूनिट है वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में ऐसा कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोबेबिलिटी में जनरल क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट की, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, इनकी जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। आपको दिया होगा कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ है तो इसकी निकालो, ये यहाँ से माइनस होगा तो बात खत्म। ऐसी होगा कि अगर एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल्स है, 6 वाइट बॉल्स है, 3 ग्रीन बॉल्स है, तो इनमें से एक बॉल को हम रैंडमली पिक करेंगे, आउट ऑफ बैग करेंगे, तो आप बताओ कि वो बॉल क्या होगी, ग्रीन। तो सिंपल, जितनी ग्रीन बॉल्स है उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स से। अगर रेड का पूछेगा तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, टोटल में कितनी बॉल्स है। तो ये प्रोबेबिलिटी पे एक क्वेश्चन आ सकता है। और एमसीक्यू भी आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी, क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 15% हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, परसेंट में भी प्रोबेबिलिटी होती है। क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो सकती है, डेफिनेटली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/2 नहीं हो सकती क्योंकि इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, होप सो कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए, जितने भी थ्योरम्स मैंने बताए, जितने भी एमसीक्यूज मैंने बताए, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो उम्मीद है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। और अगर कहीं पे क्वेश्चन में, टॉपिक में, फार्मूला में या किसी में भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा आप, उस पर शॉर्टकट में मैं वीडियो बना के लाऊंगा कैसे उसको आप याद रखोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।